श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम पंचांग श्रवण भाग 2 पर विचार करेंगे। नए वर्ष संवत 2078 का पंचांग आप श्रवण करें। दीपावली पर इसको पढ़ते हैं तो देखिए, सतयुग अभी जो है कल्पादितो गताब्दा, मतलब कल्प के आदि से अभी तक कितने वर्ष हुए वो बताता हूं। 1,97,29,49,122 वर्ष तो कल्प को प्रारंभ हुए हो गए जब प्रथम बार सूर्य उदय हुआ, नया कल्प प्रारंभ हुआ। उसके बाद सृष्टि तो गताब्दा, सृष्टि को आरंभ हुए कितने वर्ष हुए? 1,95,58,85,122 वर्ष से इस पृथ्वी पर जो है जीव विद्यमान है। सतयुग प्रमाण 17,28,000 वर्ष का है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। उसमें से 5,122 साल बीत चुके हैं और कलयुग के जो बचे हैं वो 4,26,878 वर्ष बचे हैं। कृष्ण के जन्म हुए 5,247 वर्ष हो गए हैं। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ईस्वी सन 2021-22, भारतीय स्वतंत्रता संवत 74-75, भारतीय गणराज्य संवत 72-73, हिजरी सन 1942-43। वर्षारंभ में गुरुमान से रुद्रविंशति में राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा। शनि की दृष्टि उत्तर में रहेगी तो उत्तर दिशा का नाश होगा। समय का निवास रजक धोबी के घर होगा। समय का वाहन मृग होगा। समय मुहूर्त 315 होंगे। निमच और निमच से पूर्व में सोमवती अमावस्या नहीं रहेगी। सोमवती अमावस्या रहेगी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में और पाकिस्तान के बॉर्डर के नगरों में, वहां पर एक सोमवती अमावस्या रहेगी भाद्रपद की। बाकी पूरे भारत में सोमवती अमावस्या का अभाव रहेगा। सोमवती अमावस्या का अभाव रहना भी वर्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मावठ 2 होंगे। वर्ष में कुल तिथियां 360 होगी। वृद्धि तिथियां 12 होगी। क्षय तिथियां 18 होगी और संवत के कुल 354 दिन होंगे। अब राक्षस नाम का संवत्सर होगा तो नाम के अनुसार फल होगा। संवत हल्का रहेगा। वर्ष का राजा मंगल होगा तो रोग पीड़ा को देगा। ये मंत्री भी मंगल होगा तो बीमारियों से दुख की प्राप्ति होगी। सत्शेष शुक्र होगा अर्थात वर्ष में वर्षा अच्छी होगी और सस्य अर्थात फसलें अच्छी उत्पन्न होगी। धान्य का जो कारक है वो बुध होगा। लिमिट में, व्यापारी होने से लिमिट में आपको धान्य की प्राप्ति होगी। बादलों का स्वामी चंद्रमा होगा। वर्षा अच्छी करवाएगा परंतु वर्षा ऋतु में सूर्य से आगे मंगल चलने के कारण से वर्षा में अवरोधक स्थितियां दिखती हैं, तो सावधान होकर चलें। रसेश, रस का स्वामी वो सूर्य होगा तो रस की फसलों की पैदावार कम होगी। निरसेश, उसका स्वामी शुक्र होगा तो जो जिनमें रस नहीं है उन वस्तुओं की प्रचुरता रहेगी। फलेश जो चंद्रमा होगा तो वो फलों की प्रचुरता रहेगी, फल अच्छे आएंगे। धन का स्वामी गुरु होगा, इससे धन की प्रचुरता रहेगी। दुर्ग, किले का स्वामी वो चंद्रमा रहेगा तो लड़ाई झगड़ों में कमी लाता है परंतु वर्ष के संकेत हैं वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले हैं। गुरुदय से वर्ष का नाम भाद्रपद होगा तो कहीं कहीं वर्षा होगी, कहीं कहीं कम होगी, कहीं कहीं अधिक होगी। और रोहिणी का निवास तट पर होगा, किनारे पर होगा तो वर्षा ठीक होगी। संवर्त नामक मेल 14 मेघों में से संवर्त नाम का मेघ होगा और 9 मेघों में से आवर्त नाम का मेघ होगा। सुबुध्य नाम का नाग होगा 12 नागों में से। वर्ष में
4 स्तंभ जल, तृण, वायु, अन्न, इनमें से जल का स्तंभ अल्प बना है। उसके बाद वायु का स्तंभ अच्छा बना है, हवा अच्छी चलेगी। और अन्न का स्तंभ भी अच्छा है, अन्न की पैदावार भी अच्छी होगी। तो कुल मिला, और घास का स्तंभ इस वर्ष नहीं है, घास की स्थिति कमजोर रहेगी। वर्ष के 4 आर्षमान हैं। वैशाख सुदी तीज को रोहिणी नक्षत्र का भोग 0.4% है, बहुत कम है, अच्छा संकेत नहीं है। श्रावण सुदी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का भोग 5.2% है, अच्छा संकेत नहीं है। कार्तिक सुदी पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का भोग 49.1% है, ये अच्छा संकेत है, ठीक ठीक है। मतलब पोष बदी अमावस्या को मूल नक्षत्र का भोग 62.2% है, ये अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार स्तंभ बताए। अब मैं आपको वर्षा आदि के विषय बताता हूं। ये वर्षा आदि के विषय लाभ खर्च वगैरह नहीं, ये तो आपको मेरी विशोपका नयनम पुस्तक एक छोटी सी 50 रुपए की, डाक खर्च अलग है, उसमें ये सब मिल जाएंगे। 500 साल के निकाल कर दे रखे हैं आपको, कोई गणित मेहनत कुछ नहीं करना है, 50 रुपए में ये सारी निकलाई मिल जाएंगे। वर्षा के 15, धान्य के 13, घास के 13, शीत के 7, तेज के 17, वायु के 13, वृद्धि के 15, क्षय के 15, विग्रह के 11, क्षुधा के 7, त्रषा के 7, निंद्रा के 7, आलस्य के 15, उद्यम के 13, शांति के 15, क्रोध 13, दंभ 5, लोभ 3, मैथुन 15, रस निष्पत्ति 9, फल निष्पत्ति 13, उत्साह 11, उग्र 3, पाप 3, पुण्य 9, व्याधि 9, व्याधिनाश 7, आचार के 7, अनाचार के 13, मरण के 11, जन्म के 3, देश उपद्रव के 9, देश स्वस्थता 15, चोर भय के 5, चोर नाश के 15, अग्नि 13, अग्निशांत 17, उद्बीज 15, जरायुज 3, अंडज 5, स्वेदज 7, टिड्डी के 7, तोता के 7, मुशक के 19, सोना के 5, तांबा के 7, स्वचक्र के 9, परचक्र के 15, वृष्टि 3, अनावृष्टि 11, निष्पत्ति सिद्धि 11, धर्म 5.5, सत्य के 3.25, संवत 18, उत्पत्ति के 99 और खप्ति के 87 विश्वा होंगे। अब लाभ खर्च देखिए विषोत्री मत से। मेष राशि पर 2 लाभ 14 खर्च, वृषभ पर 11 लाभ 5 खर्च, मिथुन पर 2 लाभ 5 खर्च, कर्क पर 11 लाभ 14 खर्च, सिंह पर 14 लाभ 11 खर्च, कन्या पर 2 लाभ 5 खर्च, तुला पर 11 लाभ 5 खर्च, वृश्चिक पर 2 लाभ 14 खर्च, धनु पर 14 लाभ 2 खर्च, मकर पर 8 का लाभ 5 का खर्च, कुंभ पर 8 का लाभ 5 का खर्च, मीन पर 14 का लाभ 2 का खर्च। अब देखिए अष्टोत्री मत से आई गई। मेष पर 8 का लाभ 14 का खर्च, वृषभ पर 2 का लाभ 8 का खर्च, मिथुन पर 5 का लाभ 5 का खर्च, कर्क पर 14 का लाभ 2 का खर्च, सिंह पर 2 का लाभ 14 का खर्च, कन्या पर 5 का लाभ 5 का खर्च, तुला पर 2 का लाभ 8 का खर्च, वृश्चिक पर 8 का लाभ 14 का खर्च, धनु पर 11 का लाभ 5 का खर्च, मकर पर 14 का लाभ 14 का खर्च, कुंभ पर 14 का लाभ 14 का खर्च, मीन पर 11 का लाभ 5 का खर्च। अब देखिए संवत की नववर्ष प्रवेश कुंडली अगर हम देखें तो हल्की बनी हुई है, इससे प्रजा में बीमारी की संभावना दिखती है, परंतु जगल लग्न कुंडली सुधरी हुई है, इससे बहुत बड़ी बीमारी जनता में नहीं फैलेगी। अगर आद्रा प्रवेश कुंडली को देखें तो इस कुंडली को देखने से पता चलता है कि वर्षा खींच के साथ अच्छी होगी और आंधी तूफान के साथ होगी, और कुछ क्षेत्रों में सूखा रहेगा, कुछ में मध्यम वर्षा होगी, किस में मध्यम से कम होगी, कहीं अधिक होगी, कहीं बाढ़ की स्थिति बनेगी। शरद जातक के अनुसार वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उनकी पैदावार मध्यम होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। और ग्रीष्म जातक कुंडली के अनुसार देखें तो सर्दी की जो फसलें हैं उनकी पैदावार भी सामान्य होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अब ग्रहण पर विचार करें तो इस वर्ष कुल ग्रहण 4 होंगे। एक तो होगा वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का 26 मई 21 को, दूसरा होगा ये जो 26 मई 21 को होगा ये चंद्र ग्रहण होगा, ये विदेशों में दिखेगा। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण ये 10 जून को होगा, ये भी भारत में नहीं दिखेगा। केवल ये जो चंद्र ग्रहण का मान्य स्वरूप है वो भारत में दिखेगा, जो 26 मई का है। और जो ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण है
वो कलकत्ता और भूटान और उधर पूर्वी प्रांतों में असम वगैरह, उधर चीन, म्यांमार, उधर ये जो है चंद्र ग्रहण दिखाई होगा 26 मई का। और 10 जून का जो सूर्य ग्रहण है ये पूरे भारत में कहीं से कहीं तक कोई टच नहीं होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण वापस आता है 19 नवंबर का। 19 नवंबर का जो ये है ये अरुणाचल के अंतिम छोर पर दिखाई पड़ेगा, तो वहां भी कोई महत्व नहीं है। चौथा ग्रहण 4 दिसंबर का होगा और ये भी विदेशों में होगा, अर्थात 4 ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण होंगे। इन चारों ग्रहणों में से कोई भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। वो भारत के अंतिम छोरों में दृश्य होने से उसका हमारे यहाँ पर कहीं कोई महत्व नहीं रहेगा। और जो ग्रहण दृश्य नहीं हो उसका कोई यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं होगा, मंदिर बंद नहीं रहेंगे, उनका कोई फल हमारे यहाँ घटित नहीं होगा। अब देखते हैं मकर संक्रांति। संमत 78 पोष शुक्ल पक्ष 12 शुक्रवार दिनांक 14 जनवरी 22 को दिन में 2:16 पर मकर संक्रांति प्रवेश होगी और इसका पुण्यकाल इसी दिन प्रातःकाल सूर्योदय से ही मान्य रहेगा, पूरे दिन पुण्यकाल का रहेगा। और संक्रांति अगर देखी जावे तो अच्छे वार को लगने से अच्छी रहेगी। उसके बाद हरिद्वार कुंभ पर्व जो है इस पर विचार किया है। तो देखिए कुंभ पर्व हरिद्वार में घटित हो रहा है 14 अप्रैल 2021 को। तो उसका सबसे पहला स्नान प्रारंभ होगा 11 फरवरी 21 माघी मौनी अमावस्या से और अंतिम स्नान जो होगा वो 26 मई 21 वैशाख की पूर्णिमा यानी पीपल पूर्णिमा पर। अब इसमें 11 फरवरी का स्नान है, फिर 12 फरवरी का स्नान है, 16 फरवरी का स्नान है, 19 फरवरी का स्नान है, 20 फरवरी का स्नान है, 27 फरवरी का स्नान है, 11 मार्च का जो है प्रथम शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि का। उसके बाद 13 मार्च का स्नान है, 11 मार्च का ध्यान रखें, 11 मार्च को शाही स्नान है, 13 मार्च का स्नान है, फिर 14 मार्च का स्नान है, उसके बाद 12 अप्रैल का स्नान है, ये सोमवती अमावस्या का स्नान है और ये जो है मुख्य शाही स्नान रहेगा। दूसरा, पहला वो हो गया, दूसरा मुख्य शाही स्नान ये रहेगा। फिर 14 अप्रैल 21 को स्नान है और ये 14 अप्रैल का मुख्य स्नान, सबसे प्रधान स्नान, जितने स्नान है उनमें सब में से मुख्य स्नान यही 14 अप्रैल का मेष संक्रांति का स्नान है, ये होगा। और 27 अप्रैल का स्नान है, फिर 11 मई का है। 27 अप्रैल का भी वहाँ की जो विद्वत मंडली है उनने 27 अप्रैल का भी शाही स्नान नियुक्त किया है। 11 मई का स्नान है, 14 मई का स्नान है, 17 मई का स्नान है, 18 मई का स्नान है और 26 मई का स्नान है। इस प्रकार ये स्नानों की मैंने पूरी विस्तार से जानकारी दी। अब कुंभ पर्व के कारण हमारे यहाँ या हरिद्वार आदि में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं रहेगी। उधर कुंभ पर्व चलेगा और इधर विवाह आदि शुभ कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, गृह आरंभ कर सकते हैं, सारे मुहूर्त कर सकते हैं। कुंभ पर्व के कारण से कोई भी मुहूर्त इस वर्ष नहीं रुकेगा। उसके बाद चैत्र की बसंत नवरात्रि प्रारंभ होगी चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार 13 अप्रैल 2021 से। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम रविवार 11 जुलाई 2021 से। रक्षाबंधन है श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 22 अगस्त 2021 को। गणेश पूजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी 10 सितंबर 21 की होगी। आश्विन शरद नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष एकम गुरुवार 7 अक्टूबर 2021 को होगी। माघी गुप्त नवरात्रि हैं वो माघ शुक्ल पक्ष एकम बुधवार 2 फरवरी 2022 को होगी प्रारंभ। और होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 गुरुवार 17 मार्च 2022 को प्रदोष वेला में किया जाएगा। बही खाता निर्माण के मुहूर्त 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर,
28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को रहेंगे। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष 12 मंगलवार 2 नवंबर 2021 को रहेगी। महालक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार 4 नवंबर 2021 को रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि संक्रांति फल। संक्रांति फल को देखें तो हम उससे पहले राशि फल को लेते हैं। राशि फल में देखें तो मेष राशि वाले को केतु अशुभ चल रहा है। इनको परिवार को संभाल कर चलना चाहिए, व्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए और भूमि भवन का कोई कार्य करें तो सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष में ओम केम केतवे नमः का जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि पर कोई भी ग्रह खराब नहीं है, इससे वृषभ राशि के कोई नवीन कार्य होने के योग बनेंगे। मिथुन राशि पर 2.5 वर्ष का शनि रहेगा, वो हल्का रहेगा। इसके अलावा राहु 12वां अशुभ रहेगा। कर्क राशि पर गुरु अष्टम रहेगा, वो हल्का रहेगा। सिंह राशि पर देखें तो केतु चौथा रहेगा। चौथा केतु सुख सुविधा में कमी कारक, शासकीय कर्मचारियों के लिए परेशानी कारक और तनाव कारक रहेगा। कन्या राशि पर लगभग सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। तुला राशि पर राहु अष्टम रहेगा और कन्या राशि पर 5वां शनि कंटक रहेगा। कन्या राशि पर 5वां कंटक शनि होने से इनको आय, व्यवसाय, परिवार, धन, इन सब की चिंता रहेगी। तो इनको राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो मैंने विधिवत और पूरा डाला है बिना कटिंग के, YouTube पर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल में ज्योतिष समाधान में जो चैनल आप देख रहे हैं उसी में ये भी मिल जाएगा। तुला राशि पर 2.5 वर्ष का शनि है जो कि अच्छा नहीं है और राहु भी अष्टम है। तो बजरंगबली की आराधना करें, शनि मंत्र करें, ओम शम शनैश्चराय नमः, राहु का ओम राम राहवे नमः, इनका जप करें। वृश्चिक राशि पर कोई भी ग्रह खराब नहीं है। वृश्चिक के बाद धनु राशि पर केतु 12वां है जो कि प्रतिकूल हैं। 12वां केतु खर्च कारक हैं और इधर 7.5 उतरती हुई हैं, ये भी हल्का रहेगा। तो मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम केम केतवे नमः का जप किया करें। धनु राशि पर भी ये जप करना है। अब मकर राशि पर आते हैं तो मकर राशि पर 7.5 का मध्य का ढैया है, आधा हो चुका है शनि। अब बाकी कोई भी ग्रह खराब नहीं है तो शनि मंत्र के ही जप इनके लिए फायदेमंद रहेंगे। झूठे झगड़े ऊपर आएंगे तो मौन रहना बहुत बढ़िया रहेगा। मंत्र करें ओम शम शनैश्चराय नमः। अब उसके बाद कुंभ राशि देखें तो कुंभ राशि पर 7.5 का प्रथम ढैया है और उधर राहु चौथा चल रहा है, तो इनको भी सावधानी से काम लेना चाहिए। मंत्र करेंगे ये ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम राम राहवे नमः, और चाहें तो बजरंगबली को अभिषेक कराएं, चोला चढ़वाएं, अच्छा रहेगा। मीन राशि पर कोई भी ग्रह खराब नहीं है, केवल गुरु 12वां रहेगा, तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अब मेष संक्रांति जो प्रवेश होगी वो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार दिनांक 13 अप्रैल की रात में 26:43 पर। इसका पुण्यकाल 14 अप्रैल को रहेगा और इस दिन कुंभ पर्व का मुख्य शाही स्नान भी रहेगा। और कुंभ पर्व का योग भी उसी को कहते हैं कि कुंभ पर गुरु हो और मेष राशि पर सूर्य प्रवेश करे, वही दिन कुंभ पर्व का सबसे मुख्य दिन माना गया है। अब वैशाख महीने में
वृषभ संक्रांति प्रवेश होगी और ये वैशाख शुक्ल पक्ष 30 शुक्रवार को दिनांक 14 मई 2021 को रात में 11:33 बजे प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल शुक्रवार को ही अपराह्न काल से मान्य होगा। इधर ज्येष्ठ के प्रारंभ से ही सूर्य से आगे मंगल चलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि लगातार भाद्रपद तक आगे चलेगा। वहाँ तक वर्षा के लिए अशुभ संकेत दिखते हैं। जहाँ वर्षा होगी आंधी तूफान के साथ होगी और जनता, पशु, पेड़ आदि के लिए भयकारक, हानिकारक रहेगी। अब देखते हैं कि अगली जो संक्रांति है वो मिथुन संक्रांति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार को प्रातः 6:04 पर लगेगी, अर्थात 15 जून को लगेगी। इसका पुण्यकाल इसी दिन प्रातःकाल से मान्य रहेगा, परंतु जो संक्रांति मंगलवार को लगती है वो जनता आदि के लिए हल्की रहेगी। अगली संक्रांति है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ शुक्रवार को 16:54 बजे अर्थात दिन में 4:54 पर प्रवेश होगी। तारीख रहेगी 16 जुलाई 2021। इसका पुण्यकाल शुक्रवार को ही सूर्योदय से मान्य रहेगा। ये कर्क संक्रांति दक्षिणायन संज्ञक हैं और इससे बड़े महत्व की भी मानी गई हैं। इसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार को 25:24 बजे अर्थात 16 अगस्त को आपकी सिंह संक्रांति प्रवेश होगी। देखिए यहाँ भी मंगल लगातार आगे चल रहा है सूर्य के आगे। आगल मंगल रथ हुई, पीछे रथ हुई भानु, उन्मियों यों ही रहे, तरसे जल को धानु। अर्थात सूर्य से आगे मंगल का रथ होता है तो वर्षा नहीं होती है। अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशम गुरुवार को 25:24 बजे रात में 1:24 पर कन्या संक्रांति प्रवेश होगी और ये 16 सितंबर 2021 को प्रवेश होगी। इसका जो पुण्यकाल है वो शुक्रवार को अगले दिन प्रातः सूर्योदय से मान्य रहेगा। अगली जो संक्रांति पर विचार करें तो आश्विन शुक्ल पक्ष 12 शुक्रवार दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को दिन में 1:23 बजे तुला संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल इसी दिन प्रातः काल से मान्य रहेगा। अब देखिए मंगल आश्विन में जाकर सूर्य से पीछे होता है और वो भी आश्विन की नवरात्रि के वहाँ जाकर पीछे होगा। नवरात्रि तक अंशों में आगे चलेगा। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आधा आश्विन मतलब लगभग 4.5 महीने सूर्य से आगे मंगल चलता रहेगा। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी मंगलवार को दिन में 1:09 पर वृश्चिक संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल मंगलवार को ही सूर्योदय से मान्य रहेगा और तारीख रहेगी 12 मंगलवार को 16 नवंबर 2021। अब उसके बाद अगली संक्रांति जो प्रवेश होगी वो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 12 बुधवार को रात में 3:44 पर अर्थात 12 बुधवार में 15 तारीख पड़ेगी। 15 दिसंबर 2021 की रात और 16 दिसंबर की सुबह 3:44 पर यह संक्रांति लगेगी। इससे इसका पुण्यकाल अगले दिन गुरुवार को रहेगा। उसके बाद आगे आते हैं तो संक्रांति पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार को दिन में 2:26 पर मकर संक्रांति प्रवेश होगी। तारीख रहेगी 14 जनवरी 2022। इसका पुण्यकाल इसी दिन प्रातःकाल से मान्य रहेगा। अब आप देखें कि अगली जो संक्रांति हैं वो कुंभ संक्रांति माघ शुक्ल पक्ष 11 शनिवार को रात में 3:29 पर लगेगी। 11 शनिवार हैं 12 फरवरी 2022।
12 फरवरी 2022 की रात और 13 फरवरी के सुबह 3:29 पर यह संक्रांति लगेगी। तो इसका पुण्यकाल अगले दिन रविवार को सूर्योदय से रहेगा। उसके बाद अगली संक्रांति पर विचार करें तो देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष 11 सोमवार को रात में 12:23 पर मीन संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल अगले दिन मंगलवार को मान्य रहेगा। ये जो 11 सोमवार हैं, इस दिन तारीख रहेगी 14 मार्च 2022। तो 14 मार्च की रात और 15 मार्च की सुबह 12:23 पर यह संक्रांति प्रवेश होगी और इसका पुण्यकाल अगले दिन मंगलवार को रहेगा। अब आपको इसके बीच में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि शास्त्रों में लिखा है कि युगों युगों में प्रजा के क्षय के लिए त्रयोदश दिनात्मक पक्ष आता है। वो जो शास्त्र में लिखा है वो थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। अब आप कहेंगे कैसे हैं? क्योंकि इससे पहले अभी जो 13 दिन का पक्ष आया है, उससे पहले 11 वर्षों के पहले 13 दिन का पक्ष आ चुका है। देखिए, मैं कब कब 13 दिन का पक्ष आया था उसके संबंध में आपको जानकारी देता हूं कि भादो माता पंचांग में पृष्ठ क्रमांक आपके 34 पर 3 पर 4 34 पर मैंने इस पर विस्तृत लिखा है। पहले आया था संमत 2016 में, उसके बाद संमत 2030 में, फिर संमत 2050 में, फिर संमत 2062 में, फिर संमत 2067 में और फिर आया ये संमत 2078 में। अर्थात इतनी बार ये 13 दिन का पक्ष आ चुका है। परंतु जब जब भी 13 दिन का पक्ष आता है तो ये जनता के लिए अशुभ संकेत लेके आता है। इसमें जनता का क्षय होता है, मृत्यु दर में वृद्धि होती है। तो इसके लिए ईश्वर आराधना करें, यज्ञ यज्ञादि करें, नमक चमक से रुद्राभिषेक करवाएं। इससे निश्चित ही इसके कुयोग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इधर देखें तो 13 दिन के पक्ष में कोई भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। निमज्ज और निमज्ज से पूर्व में 13 दिन का पक्ष रहेगा और इधर उदयपुर, पश्चिमी राजस्थान, उधर आगे चलें तो बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात, इनमें 13 दिन का पक्ष नहीं होगा। पाकिस्तान के बाउंड्री वाले प्रांतों में उधर भी 13 दिन का पक्ष नहीं होगा। वहां पर पक्ष 14 दिन का होगा और निमज्ज और निमज्ज से पूर्व में 13 दिन का पक्ष पूरे भारत में रहेगा। तो ये भारत, चीन, बर्मा, म्यांमार, भूटान और पूर्व में जो भी प्रांत लगे हैं उनके लिए ये बहुत ही अशुभ संकेत कारक हैं। इसकी शांति के लिए ईश्वर आराधना अवश्य ही करना चाहिए ताकि महामारी आदि से हमारी रक्षा होती रहे। महामारी की भी इससे संभावना दिखती है। इस प्रकार ये पंचांग श्रवण का भाग 2 संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।